उदयगढ़ राज्य के राजा विक्रम सिंह बड़े ही दयालु और पराक्रमी राजा थे। वे अपनी पत्नी चंद्रलेखा से बहुत प्रेम किया करते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम राजकुमारी नीलम था। राजकुमारी नीलम बहुत ही सुंदर थी, परंतु वह अंधी थी। राजकुमारी नीलम को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन की बात है, राजकुमारी नीलम अपने पिता से बोली, पिताजी, आप तो जानते हैं कि मैं सालों से महल से बाहर नहीं निकली हूँ। मेरा इस महल में दम घुटने लगा है। पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ सिपाहियों और अपनी दासी लता को लेकर जंगल की सैर कराऊं। पुत्री, वो तो ठीक है, परंतु तुम्हें तो दिखाई नहीं देता, तो तुम जंगल जाकर क्या करोगी? पिताजी, माना कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, परंतु मेरी दासी लता है ना, वह मुझे सारी बातें बता देगी और सैनिक तो साथ में होंगे ही शिकार के लिए। मुझे ऐसा लगेगा कि सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। कृपया करके मुझे जाने की अनुमति दे दीजिए। महाराज ने नीलम को अनुमति दे दी। फिर दासी लता को बुलाकर कहा, देखो दासी लता, राजकुमारी का बहुत ख्याल रखना। जी महाराज, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, मैं राजकुमारी जी का बहुत ख्याल रखूं। इसके बाद राजकुमारी अपनी दासी और कुछ सैनिकों को लेकर जंगल की सैर के लिए निकल पड़ी। राजकुमारी आगे बढ़ती जाती और दासी लता उन्हें हर चीज बताती, पहाड़ियों के बारे में, पेड़ों के बारे में और जानवरों के बारे में। दासी लता ने राजकुमारी को सब कुछ बताया। फिर शाम हो गई तो दासी बोली, कुमारी जी, अब शाम होने लगी है, मुझे लगता है कि अब हमें महल की तरफ लौटना चाहिए। फिर वे लोग महल की तरफ वापस आने लगे। रास्ते में राजकुमारी जी को प्यास लगने लगी। सामने एक तालाब देखकर दासी बोली, देखिए राजकुमारी जी, सामने एक तालाब है, चलिए आप वहाँ से पानी पी लीजिए। राजकुमारी उस तालाब से पानी पीने लगी। वही सामने मोहन नाम का एक चरवाहा तालाब के किनारे अपनी गायों को चरा रहा था। राजकुमारी ने जैसे ही गायों की आवाज सुनी, वह दासी लता से बोली, लता, यह मधुर गायों की आवाज कहाँ से आ रही है? कुमारी जी, नदी के उस किनारे पर कोई युवक अपनी गायों को चरा रहा है। लता, क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकती हो? क्षमा करिए राजकुमारी जी, शाम होने को आई है, हमें वापस महल लौटना चाहिए। जब मोहन ने राजकुमारी की आवाज सुनी तो वह राजकुमारी को देखता ही रह गया, क्योंकि आज तक मोहन ने केवल राजकुमारी की सुंदरता की तारीफ सुनी थी। और मोहन अपने घर आ गया। मोहन अपनी माँ से बोला, पता है माँ, मैंने आज राजकुमारी को देखा। मैंने सुना था कि राजकुमारी बहुत सुंदर है, पर मैंने अपनी आँखों से देखा, राजकुमारी सचमुच बहुत सुंदर है। मैंने भी सुना है कि राजकुमारी नीलम बहुत ही सुंदर है। उनकी सुंदरता के चर्चे तो आसपास के सभी राज्यों में भी है। तरह कुछ समय बीत गया, परंतु मोहन राजकुमारी नीलम को भुला नहीं पा रहा था। वह हमेशा राजकुमारी नीलम की यादों में खोया रहता था। एक दिन मोहन की माँ मोहन से बोली, बेटा मोहन, हम गरीब हैं, हमारी पहुँच राजकुमारी तक कभी नहीं हो सकती। तुम राजकुमारी को भूल जाओ। जानता हूँ कि हमारी पहुँच राजकुमारी तक कभी नहीं हो सकती, परंतु पता नहीं क्यों मैं उन्हें भुला नहीं पा रहा हूँ। और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। दूसरी तरफ राजमहल में एक दिन महारानी महाराज से बोली, महाराज, हमारी राजकुमारी अब बड़ी हो गई है, मुझे उनके विवाह की बहुत चिंता हो रही है। महारानी, आप यह सच कह रही हैं। मैंने भी उसके विवाह की बात सारे राज्यों के राजकुमार से चलाई है। कुमार उनकी सुंदरता से प्रभावित तो होते हैं, परंतु जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो अंधी है, तो कोई भी राजकुमार उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता। महाराज, मुझे तो राजकुमारी का अतीत हमेशा ही परेशान करता है। काश अतीत की वह घटना हुई न होती, तो हमारी राजकुमारी अंधी ही न होती और हम आज उसका विवाह बड़े ही धूमधाम से कर रहे होते। रानी, यह सारा तो भाग्य का खेल है, क्या कर सकते हैं। महाराज, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि एक दिन आएगा जब हमारी राजकुमारी अपनी दोनों आँखों से देख पाएगी। भगवान करे यही सच हो। परंतु महाराज, क्या मैं अपनी पुत्री का विवाह अपनी आँखों से नहीं देख पाऊंगी? नहीं नहीं महारानी, ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी पुत्री का विवाह अगर किसी राजकुमार से न कर पाया तो किसी साधारण पुरुष से कर दूंगा। मैं आज राज्य में ऐलान करवाता हूँ कि सारे राज्य में जो भी युवक स्वयं को राजकुमारी का योग समझते हैं, वह मुझसे आकर मिले। इसके बाद मंत्री जी पूरे राज्य में ऐलान करवा देते हैं। सुनो सुनो, महाराज ने पूरे राज्य में ऐलान करवाया है कि वह अपनी पुत्री का विवाह एक साधारण पुरुष से करवाना चाहते हैं। राज्य का जो भी पुरुष स्वयं को राजकुमारी के योग समझता है, वह महाराज से आकर मिले। मोहन भी इस ऐलान को सुन रहा था। वह इस ऐलान को सुनकर बहुत खुश हो गया और
अपनी माँ से बोला, सुना माँ तुमने, महाराज ने ऐलान करवाया है कि अगर कोई साधारण पुरुष राजकुमारी से विवाह करना चाहे तो वह मुझसे आकर मिले तो मैं भी अवश्य राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव लेकर महाराज के समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। हे बेटा, भगवान तुझे कामयाबी दे। का आशीर्वाद लेकर मोहन राजमहल की तरफ बढ़ गया। वह जल्दी ही राजा के समक्ष उपस्थित हुआ और उनसे बोला, महाराज मेरा नाम मोहन है। मुझे राजकुमारी जी बहुत पसंद है। मैंने उन्हें पहली बार तालाब के किनारे देखा था। महाराज मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। मोहन, क्या तुम जानते हो कि राजकुमारी अंधी है? महाराज मुझे यह नहीं पता था कि राजकुमारी अंधी है, परंतु अगर ऐसा भी है तो मुझे राजकुमारी से प्रेम है और मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर महाराज, महारानी और राजकुमारी तीनों बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज अपने मंत्री को आज्ञा देते हैं, हमें भी मोहन राजकुमारी के लिए बहुत पसंद है। मोहन को अतिथि गृह में ठहराया जाए। मोहन और राजकुमारी के विवाह की तैयारी की जाए। इसके बाद मंत्री जी उन दोनों की शादी की सभी तैयारियां कर लेते हैं। राजकुमारी दुल्हन बनकर मंडप में थी। तभी मोहन को उस मंडप में बुलाया जाता है, परंतु जैसे ही मोहन मंडप के अंदर जाता है, अंधा हो जाता है। अरे यह क्या, मंडप में जाते ही मैं अंधा कैसे हो गया? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? महाराज, महारानी, आखिर यह क्यों हो गया? महारानी ने महाराज की तरफ देखा और उनसे कहा, महाराज मैं आपसे कह रही थी ना कि हमारी पुत्री का विवाह इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। महाराज अब समय आ गया है, हमें मोहन को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। जी महारानी, मोहन मंडप से फौरन ही बाहर निकल जाओ और बाहर निकलते ही तुम्हारी आंखें वापस आ जाएगी। मोहन को महाराज की बात सुनकर हैरानी हुई, परंतु वह तुरंत ही मंडप से बाहर निकल गया। मंडप से बाहर आते ही मोहन की आंखें लौट आई। अब मोहन और भी ज्यादा हैरान हो गया। वह महाराज से बोला, महाराज कृपया करके मुझे सच्चाई बताएं। आखिर क्या राज है कि मंडप के अंदर जाते ही मैं अंधा हो गया और मंडप से बाहर आते ही मेरी आंखें वापस आ गई। रानी ने एक दूसरे की तरफ देखा। इसके बाद महाराज मोहन और राजकुमारी को लेकर कक्ष में आ गए और फिर महाराज ने मोहन को कहानी बताना शुरू किया। मोहन, यह बात तब की है जब राजकुमारी नीलम 16 साल की थी। राजकुमारी को शिकार का बहुत ही शौक था। राजकुमारी जंगल में शिकार करने के लिए जाती थी, परंतु राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। हमें डर था कि कहीं राजकुमारी के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। इसीलिए हम जब भी राजकुमारी को शिकार करने भेजते थे तो उन्हें सैनिक के कपड़े पहनाकर और उसके चेहरे पर नकाब डालकर शिकार करने भेजते थे तो उन्हें सैनिक के कपड़े पहनाकर और उसके चेहरे पर नकाब डालकर शिकार करने भेजते थे। एक बार राजकुमारी कुछ सैनिक के साथ शिकार पर गई हुई थी। तभी राजकुमारी एक हिरन का पीछा करते हुए जंगल से काफी दूर चली गई। उसके बाद राजकुमारी ने उस हिरन को तीर मार दिया। उसी जंगल के अंदर एक बड़े से पेड़ के नीचे एक साधु तपस्या कर रहे थे। हिरन साधु के सामने पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। साधु ने हिरन की आवाज सुनकर आंखें खोली और देखा कि हिरन को तीर लगा हुआ है। साधु ने हिरन के शरीर से तीर निकाला और कुछ मंत्र पढ़कर अपने हाथों को हिरन के शरीर पर फेरा। हिरन का जख्म बिल्कुल ठीक हो गया। तभी राजकुमारी दौड़ती हुई आई। राजकुमारी को देखकर साधु महाराज क्रोधित अवस्था में बोले, तुमने इस निर्दोष हिरन को घायल कर दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मन तो करता है कि यह तीर उल्टा तुम्हें उठाकर मार दूं। राजकुमारी साधु महाराज की बात सुनकर डर गई। उसने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया और साधु महाराज से माफी मांगते हुए बोली, साधु महाराज कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन साधु महाराज नीलम की सुंदरता देखते ही रह गए और नीलम वापस चली गई। अगले दिन साधु महाराज दरबार में आए और मुझसे बोले, महाराज मुझे आपकी पुत्री पसंद आ गई है। राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। परंतु महाराज आप साधु हैं और नीलम एक राजा की पुत्री है। आपका विवाह नीलम से कैसे हो सकता है? क्षमा करें महाराज, मैं आपको नीलम से विवाह करने की अनुमति नहीं दे सकता। पर साधु महाराज गुस्सा हो गए और बोले, तुम्हारी पुत्री ने मेरी तपस्या भंग की है। उसके बाद अपने चेहरे से नकाब हटाकर मुझे अपनी सुंदरता पर मोहित किया है और अब तुम उसका विवाह मुझसे कराने के लिए मना कर रहे हो। ठीक है, मैं उसे श्राप देता हूँ कि वो अंधी हो जाए। वो साधु ऐसा कहकर चले गए। हमने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु वो न रुके। उसके जाते ही नीलम अंधी हो गई। हम बहुत परेशान। राज्य के कुछ लोगों ने हमें खबर दी कि
दूसरे साधु महाराज राज्य में आए हुए हैं। मैं और महारानी उन साधु महाराज से मिलने गए। फिर मैंने उन साधु महाराज को सारी बात बताई। उसके बाद साधु महाराज, इन सभी में हमारी कोई गलती नहीं थी, परंतु हमारी पुत्री हमेशा के लिए अंधी हो गई। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें कि उसकी आंखें वापस आ जाएं। इसके बाद साधु महाराज ने आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े। फिर वे आंखें खोलकर बोले, राजन जी, जिस साधु से आप मिले हो वह मेरा छोटा भाई। उसने घोर तपस्या करके सारी शक्ति प्राप्त की है, परंतु मैं उसके श्राप तोड़ तो नहीं सकता, परंतु उसके श्राप का तो अवश्य बता सकता। ठीक है साधु महाराज, कृपया करके आप मुझे वह तोड़ बता दीजिए। उसके बाद साधु ने तोड़ बताते हुए कहा, महाराज, आपके राज्य की दक्षिण दिशा की ओर एक काली पहाड़ी है। उस काली पहाड़ी के रास्ते में एक चुड़ैल रहती है। केवल उस चुड़ैल को काली पहाड़ी का रास्ता मालूम है। अगर कोई उस चुड़ैल के पास जाकर पूछे काली पहाड़ी के रास्ते, उसके बाद काली पहाड़ी के पीछे चमकीले सरोवर का पानी ले और चमकीले पानी को राजकुमारी की आंखों में डाला जाए। साधु महाराज, क्या आप मेरी पुत्री अब कभी भी नहीं देख पाएगी? नहीं महारानी, आप निराश न हो। कुछ सालों बाद एक युवक राजकुमारी के प्रेम, परंतु जैसे ही वह युवक राजकुमारी के विवाह मंडप में आएगा, वह अंधा हो जाए, जो राजकुमारी के श्राप का तोड़ करे। और राजकुमारी के श्राप का तोड़ होने के बाद उस युवक का राजकुमारी से विवाह। तब से हम इंतजार ही कर रहे थे कि वह युवक आए और वह राजकुमारी के श्राप का तोड़ करे। मैं सारी बात समझ गया महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। मैं राजकुमारी से प्रेम करता हूँ और राजकुमारी के लिए मैं उस श्राप का तोड़ करूँगा। मैं उस श्राप का तोड़ करने के बाद ही राजकुमारी से विवाह करूँगा। कृपया मुझे अनुमति दिए, मैं उस चमकीले सरोवर का पानी लेने जा रहा हूँ। राजकुमारी यह सारी बातें सोच रही थी, तभी वह बोली, मोहन, क्या तुम सचमुच मेरे श्राप का तोड़ करने जा रहे हो? परंतु सोच लो, रास्ते में वह चुड़ैल है और चमकीले सरोवर के बाहर भी खतरा हो सकता है। कोई बात नहीं राजकुमारी, मुझे हर खतरा मंजूर है। मैं उस चमकीले सरोवर का पानी जरूर लेने जाऊंगा। महाराज, आप मुझे आज्ञा दें। विजय भव पुत्र। इसके बाद मोहन काली पहाड़ी की तरफ निकल पड़ता है। लगातार चलने और घने जंगलों को पार करने के बाद मोहन चुड़ैल के क्षेत्र में पहुंच जाता है। मोहन अपने मन में सोचता है, हे भगवान, अब मैं उस चुड़ैल को कहाँ ढूंढूं? मोहन चुड़ैल को चारों तरफ घूम घूम कर ढूंढने लगता है। तभी उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है जो जोर जोर से हिल रहा था। मोहन अपने मन में सोचता है, यहाँ आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, परंतु कोई भी पेड़ इतने जोर से नहीं हिल रहा है। इसका मतलब है कि संभवतः चुड़ैल इसी पेड़ पर रहती है। यही सोचकर मोहन पेड़ के पास जाता है और कहता है, मुझे काली पहाड़ी का रास्ता जानना है। क्या कोई है जो मुझे काली पहाड़ी के पीछे चमकीले सरोवर का रास्ता बता दे? मोहन की बात सुनकर चुड़ैल हंसते हुए प्रकट हो जाती है और कहती है, काली पहाड़ी के पीछे चमकीले सरोवर पर जाना चाहता है? इसका मतलब तुझे अपने जीवन से प्रेम नहीं है। नहीं चुड़ैल जी, मुझे अपने जीवन से बहुत ही प्रेम है, परंतु मैं राजकुमारी नीलम की आंखें वापस लाना चाहता हूँ। इसीलिए मेरा चमकीले सरोवर से पानी लाना आवश्यक है। कृपया करके मुझे चमकीले सरोवर का रास्ता बता दीजिए। अच्छा, तो तू राजकुमारी नीलम के श्राप को तोड़ने के लिए आया है, लेकिन तुझे एक बात बता दूं कि काली पहाड़ी के पीछे चमकीले सरोवर से पानी लाना इतना आसान नहीं है। मेरी मान तो अभी के अभी लौट जा। नहीं चुड़ैल जी, मैं किसी भी कीमत पर बिना चमकीले सरोवर का पानी लिए वापस नहीं जा सकता। राजकुमारी नीलम मेरा इंतजार कर रही है और मैं उससे तभी विवाह कर सकता हूँ जब मैं चमकीले सरोवर का पानी लाकर उसके श्राप को तोड़ दूं, और मैं उसके श्राप को हर हाल में तोड़ूंगा। कृपया करके मुझे उस चमकीले सरोवर का रास्ता बता दीजिए जो काली पहाड़ी के पीछे है। चुड़ैल ने मोहन की सारी बातें सुनी। वह मन में थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद बोली, युवक, काली पहाड़ी का रास्ता सिर्फ मैं जानती हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। मैं ही तुझे काली पहाड़ी के पीछे पहुँचा सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। चुड़ैल जी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। कृपया करके बताइए कि आपकी क्या शर्त है। यही कि अगर तेरी राजकुमारी नीलम से शादी नहीं हुई तो तू मुझसे शादी करेगा। बोल, मंजूर है तुझे? लेकिन मैं राजकुमारी नीलम से शादी करना चाहता हूँ।
और मेरी उससे शादी भला क्यों नहीं होगी? वह इसलिए कि आज तक चमकीले सरोवर से कोई भी पानी लेकर नहीं लौट सका। अगर तू भी चमकीले सरोवर के किनारे गया और वहाँ से पानी लाने के प्रयास में तेरी मृत्यु हो गई तो तुझे मुझसे शादी करनी होगी। मरने के बाद तेरी आत्मा की मालकिन मैं रहूंगी, केवल मैं। क्या तुझे यह शर्त मंजूर है? ठीक है चुड़ैल जी, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुझे काली पहाड़ी के पीछे पहुंचा देती हूँ। चल मेरा हाथ पकड़। इसके बाद मोहन ने उस चुड़ैल का हाथ पकड़ लिया। चुड़ैल हवा में उड़ते हुए काली पहाड़ी की तरफ निकल पड़ी। काफी देर हवा में उड़ने के बाद चुड़ैल काली पहाड़ी के पास पहुँच गई। उसके बाद नीचे आकर चुड़ैल मोहन से बोली, यह रही काली पहाड़ी। यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाने पर तुझे वहाँ चमकीले सरोवर दूर से चमकता हुआ दिखाई देगा। मेरी सीमा यहीं तक है, मैं इसके आगे नहीं जा सकती हूँ। अब तुझे यहाँ से आगे स्वयं ही जाना होगा। अच्छा मैं चलता। अब मोहन काली पहाड़ी से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक तालाब दिखाई दिया। वह तालाब दूर से ही बहुत चमक रहा था। तब मोहन अपने मन में बोला, अच्छा तो यह है चमकीला सरोवर। अब मैं जल्दी से चमकीले सरोवर के पास जाता हूँ और उसमें से पानी ले आता हूँ। मुझे यह जल्दी करना चाहिए, आखिर राजकुमारी नीलम मेरा इंतजार कर रही है। ये सोचकर मोहन तालाब की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तालाब के पास जाकर जैसे ही वह अपनी जेब से एक बोतल निकालकर पानी भरने की कोशिश करता है, उसे तेज बिजली का झटका लगता है और वह दूर जाकर गिर जाता है। तभी उस तालाब में से एक जलपरी प्रकट होती है, जिसका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर मछली का था। जलपरी मोहन से कहती है, यह तालाब मेरा है, मेरी अनुमति के बिना यहाँ से कोई भी पानी नहीं ले जा सकता। मुझे माफ करना जलपरी जी, मेरा नाम मोहन है। मुझे नहीं पता था कि यह तालाब आपका है और इस तालाब से पानी ले जाने के लिए मुझे आपसे अनुमति लेनी होगी। लेकिन अब मैं जान चुका हूँ, तो कृपया करके मुझे इस चमकीले सरोवर से पानी ले जाने की अनुमति दीजिए, ताकि मैं राजकुमारी नीलम का श्राप तोड़कर उससे विवाह कर सकूं। मोहन, अगर तुम इस चमकीले सरोवर से पानी ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का सही सही उत्तर देना होगा। पर याद रखो, अगर तुमने उन तीनों प्रश्नों में से एक भी प्रश्न का उत्तर गलत दिया तो तुम इस जंगल से कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। जलपरी जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं यहाँ से बिना चमकीले सरोवर का पानी लिए वापस नहीं जा सकता। आप पूछिए वो क्या 3 सवाल है, मैं उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल बताओ कि इस धरती पर सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? मोहन बहुत देर तक सोचता रहा, उसके बाद जवाब देते हैं। जलपरी जी, इस धरती पर सबसे बड़ा ज्ञान व्यक्ति का ज्ञान है, क्योंकि व्यक्ति को व्यक्ति की समझ होनी चाहिए, तभी उसका जीवन आसान होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा मोहन। अब मेरा दूसरा सवाल बताओ कि इस जीवन का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य कौन सा है, जिसे आज तक कोई भी जीवित प्राणी नहीं सुलझा पाया? मोहन ने फिर एक गहरी सांस ली और सोच समझकर बोला, वो रहस्य मृत्यु का है, जो कोई भी जीवित प्राणी सुलझा नहीं पाया, क्योंकि कोई भी जीवित प्राणी मरने के बाद वापस आकर इस रहस्य को नहीं सुलझा सकता। तुमने बिल्कुल ठीक कहा मोहन। अब मेरा आखिरी सवाल है, वह कौन सी कब्र है जिसमें मनुष्य जिंदा रह सकता है? मोहन ने थोड़ा सोचा, तब उसे अपनी माँ की याद आई और वह अचानक खुश होता हुआ बोला, वो कब्र माँ की कोख है, जिस कब्र में मनुष्य 9 महीने तक जीवित रहता है। मोहन, तुमने मेरे तीनों सवालों का बहुत सही जवाब दिया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अनुमति देती हूँ कि तुम इस तालाब का चमकीला पानी ले जाओ, परंतु जब तुम चुड़ैल के पेड़ के पास से गुजरोगे तो इस सरोवर का चमकीला पानी उस चुड़ैल को भी पिला देना, क्योंकि वह चुड़ैल नहीं है, बल्कि मेरी बहन है। श्रापित होने की वजह से वो चुड़ैल बन गई है। वह मेरी ही तरह जलपरी है। जब तुम उसे यह पानी पिलाओगे तो वह अपने श्राप से मुक्त हो जाएगी। ठीक है जलपरी जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। तथास्तु। जलपरी ऐसा कहकर गायब हो जाती है। उसके बाद मोहन अपनी बोतल में चमकीले सरोवर का पानी भरता है। रास्ते में वह उसी पेड़ के नीचे आकर चुड़ैल को आवाज देता है, चुड़ैल जी मेरे सामने आइए। चुड़ैल मोहन के सामने प्रकट होती है। तब मोहन कहता है, चुड़ैल जी, मैं जान चुका हूँ कि आप चुड़ैल नहीं बल्कि जलपरी हैं। मैं चमकीले सरोवर का पानी ले आया हूँ। आपकी बहन ने मुझे आपको यह पानी पिलाने के लिए कहा है। कृपया इस चमकीले सरोवर का थोड़ा सा पानी
पी लीजिए ताकि आप इस चुड़ैल योनि से मुक्त हो जाएं। चुड़ैल चमकीले सरोवर का पानी मोहन के हाथ में देकर खुश होती है। फिर वह थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लेकर पी लेती है। पानी पीते ही चुड़ैल एक जलपरी में बदल जाती है। उसके बाद वह हमेशा के लिए जलपरी बन जाती है। मोहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे चुड़ैल के जीवन से मुक्त कर दिया। राजकुमारी नीलम तुम्हारा इंतजार कर रही होगी और उससे विवाह करके अपना नया जीवन शुरू करो। मुझे भी जल्दी जल्दी अपने सरोवर, अपने माता पिता और अपने बहन के पास जाना है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जलपरी ऐसा कहकर वहाँ से गायब हो जाती है और मोहन वहाँ से पानी लेकर महल की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ महल में राजकुमारी नीलम, राजा और रानी मोहन की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी महारानी बोली, महाराज, मोहन को आने में बहुत देर हो गई है। कहीं ऐसा न हो कि मोहन आए ही न। नहीं नहीं माँ, मुझे पूरा यकीन है मोहन चमकीले सरोवर का पानी लेकर जरूर आएगा। वे लोग यह बातें कर ही रहे थे कि मोहन चमकीले सरोवर का पानी वहाँ पर ले आया और बोला, राजकुमारी, मैं चमकीले सरोवर का पानी ले आया हूँ। इसके बाद मोहन ने राजकुमारी की आंखों में चमकीले सरोवर का पानी डाला और राजकुमारी की आंखें ठीक हो गई। उसके बाद महाराज ने मोहन की माँ को बुलाया और फिर उनके आशीर्वाद के साथ दोनों का विवाह संपन्न हुआ। सभी मिलकर खुशी खुशी महल में रहने लगे।